नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज कहानी सुनाने जा रहा हूं बचपन की यादों से। मां के इस संसार से चले जाने के साल भर बाद ही पिताजी के सिर के बहुत से बाल सफेद हो गए थे। मेरे दोस्त चंदन के पिताजी के कुछ बाल सफेद थे और मैंने देखा था कि चंदन की मां उनके बालों में मेहंदी पीस कर लगा दिया करती थी। इससे उनके सफेद बाल पता नहीं कैसे काले हो जाते थे। मैंने एक बार पिताजी से कहा था कि आप भी चंदन की मां से कहकर अपने बालों में मेहंदी लगा दिया कीजिए, आपके बाल भी काले हो जाएंगे। पिताजी हंसने लगे थे। फिर धीरे से उन्होंने कहा था कि ये तो विधि का विधान है, इसमें क्या दखल देना। बात आई गई हो गई। मां इस दुनिया से जा ही चुकी थी। मेरे मन में भय था कि कहीं पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कैसे रहूंगा। मेरे मन में यह भय बैठ गया था कि कहीं पिताजी भी मुझे छोड़कर चले ना जाएं। मृत्यु को लेकर मेरे मन में खौफ बैठ गया था। मैं हमेशा यही सोचता था कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो कैसे जीते होंगे। मैंने एक दो बार पिताजी के सामने अपने डर की चर्चा भी की थी। पिताजी हर बार मुझे समझाते कि काल से कोई बच नहीं सकता, काल किसी का मित्र हो नहीं सकता। पिताजी की इन बातों से मैंने मन ही मन काल को अपना दुश्मन मान लिया था। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि संजय सिन्हा आज काल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं काल की कहानी नहीं सुनाने जा रहा, बल्कि मैं तो आज उस चालाक व्यापारी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने काल से दोस्ती कर ली थी ताकि मौत से उसे मुक्ति मिल जाए। ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, मुझे पता भी नहीं किसने लिखी है। हाँ, कुछ दिन पहले एक पंडित जी ने मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि यह कहानी आपको सुनानी चाहिए। कहानी में संदेश बहुत गहरा छिपा है और साथ ही छिपा है संजय सिन्हा के उस सवाल का जवाब भी जिसे वो अपने पिता से पूछा करते थे। हाँ, तो व्यापारी ने काल से दोस्ती कर ली और फिर एक दिन उसने काल के सामने अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए कहा कि मित्र, मैं कभी मरना नहीं चाहता। काल मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि मेरे प्यारे भाई, इस संसार में काल से कोई बच नहीं सकता। व्यापारी ने कहा कि फिर हमारी दोस्ती का फायदा क्या? काल ने कहा, दोस्ती फायदे के लिए नहीं की जाती। व्यापारी ने कहा, लेकिन दोस्ती के कुछ तो वसूल होते ही हैं। काल ने कहा कि हाँ, कुछ चीजें विधि के हाथ में होती हैं, विधि का विधान होती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कभी मौत तुम्हारे पास आने वाली होगी मैं तुम्हें संदेश भेज सकता हूं। व्यापारी बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि इससे मुझे व्यापार की खुफिया जानकारी अपने संतान को देने में मदद मिलेगी और साथ ही अगर मुझे अपना अंतिम समय मालूम हो जाए काफी पहले तो मैं भगवान का नाम भी जप लूंगा। काल ने खुशी खुशी कहा कि मैं तुम्हारे पास 4 बार संदेश भेजूंगा, अपने आने से पहले 4 बार। तुम अपने बेटे को व्यापार की खुफिया जानकारी दे देना और साथ ही भगवान के नाम भी जप लेना। काल की बातों से व्यापारी बहुत खुश हो गया। वैसे आपको बता दूं कि जब पंडित जी मुझे ये कहानी सुना रहे थे तब मैं बहुत खुश हुआ था कि कितना अच्छा होता जो आदमी काल से दोस्ती कर ले। अगर ऐसा होता तो मैं भी मां को जाने से रोक लेता, पिताजी को भी जाने से रोक लेता। खैर, कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक काल व्यापारी के सामने आ धमका और कहने लगा कि चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ। व्यापारी भड़क गया, कहने लगा, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आने से पहले मुझे 4 बार संदेश भेजोगे, पर तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा। फोन की तो बात ही छोड़ दो, ना तुमने SMS किया ना WhatsApp। ये तो सरासर बेईमानी है, दोस्ती का अपमान है। काल संयत भाव से खड़ा रहा। उसने कहा, दोस्त, मैंने कहा ना कि मृत्यु के देवता की डायरी देखकर मैं तुम्हें 4 बार संदेश भेजूंगा, तो तुम अपने बेटे को व्यापार के गुर सिखा देना और साथ ही हरि का नाम भी भज लेना। पर तुमने मेरे एक भी संदेश की परवाह नहीं की। व्यापारी गुस्से में था, कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे सबूत दिखाओ कि तुमने मेरे पास कोई चिट्ठी भेजी, कोई मेल किया, कोई तार, कोई SMS, WhatsApp, कुछ भी। तुम अपने कॉल डिटेल में यही दिखला दो कि तुमने मुझे फोन करने की कोशिश भी की हो। अब काल ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जूनियर को तुम्हारे पास भेजा था। व्यापारी भड़का, ये तो सरासर झूठ है, मेरे पास कोई नहीं आया। काल ने कहा कि मेरे जूनियर तुम्हारे पास गए थे, तुम्हारे सिर पर उन्होंने अपने आने का प्रमाण भी छोड़ा था। तुम्हारे काले बाल सफेद हुए थे, याद करो।
ये मेरा पहला संदेश था कि मित्र, अब व्यापार को बेटे को सौंपो और हरि भजन में लगो। पर तुम चालाक थे। तुमने अपने सफेद बालों को चंदन के पिताजी की तरह मेहंदी लगाकर काला कर लिया और काल के संदेश को छुपा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने धोखा दिया था, पर मैं चुप रहा। फिर अपने वादे के मुताबिक मैंने एक और बार अपने जूनियर को तुम्हारे पास भेजा। उसने तुम्हारी आंखों की रोशनी कम कर दी। मुझे उम्मीद थी कि अब तुम व्यापार का लोभ छोड़कर हरि को भजने लगोगे, पर तुम महाचालाक थे। और लोग तो आंखों में चश्मा लगाते हैं, पर तुमने तो लेजर वाला ऑपरेशन ही करा लिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी कमजोर भी हुई थी। मैं चुप रहा। यह भी एक धोखा था। फिर मैंने तीसरी बार जिस जूनियर को तुम्हारे पास आगाह करने के लिए भेजा, उसने तुम्हारे दांतों को कमजोर कर दिया। मेरे मन में था कि अब की बार तुम समझ जाओगे, पर तुम दांतों के डॉक्टर के पास पहुंच गए। तुमने सारे दांत ही नकली लगवा लिए। पर मैं अब भी अपने वादे से बंधा हुआ था। मैंने आखिरी बार जिस जूनियर को तुम्हारे पास भेजा, उसने तुम्हारे पाचन तंत्र को कमजोर कर दिया, पर तुमने उसे भी दवा के जरिए ठीक कर लिया। मतलब हर संदेश की तुमने अनदेखी की। तुम सब समझते हुए भी मुझे धोखा देने में लगे रहे। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। व्यापारी हाथ पांव जोड़ने लगा। दोस्त, 2 दिन की मोहलत दे दो। बेटे को अब तक कुछ समझा नहीं पाया हूं। हरि का नाम भी मिनट भर को जप नहीं पाया हूं। बस 2 दिन दे दो। काल ने कहा, संभव नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारे पास समय था, तुमने उसे गंवा दिया। अब कई जन्मों के चक्र से फिर गुजर कर धरती पर आओगे, और अगर तब तुमने हरि का नाम भज लिया तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। अन्यथा जिस तरह सभी जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़े हुए हैं, तुम भी जकड़े रह जाओगे। जो काल के इशारे को नहीं समझते, जो हरि को नहीं भजते, जन्म मृत्यु, सुख दुख, शोक अशोक के बंधन से कभी आजाद नहीं होते। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कहानी का मर्म, मेरी कहानी का अर्थ आप तक स्पष्ट रूप में पहुंच गया होगा। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को दे विदा। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।